फिल्मों की हम बात करते हैं कि फिल्म क्या करती है, फिल्म क्यों बनाई जाती है। क्या केवल वो मनोरंजन है या उसका समाज से कोई सरोकार है? क्या उसमें किसी प्रकार का संदेश होता है या केवल उसे देखना और वहीं छोड़ आना, भूल जाना उतना ही उसका काम है। अब होता यह है कि और मैं केवल केवल बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉलीवुड जो हिंदी सिनेमा हमारा मुख्यतः है, मैं केवल वहां तक सीमित नहीं हूँ। मैं जब फिल्म की बात कर रहा हूँ तो ये किसी भी तरह की फिल्म हो सकती है, चाहे वो जैसे आजकल तो ओटीटी भी आ गए। आप यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स की बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लीजिए, टॉलीवुड या दूसरे भी जो हमारे फिल्म उद्योग चलते हैं उनकी बात कर लीजिए, या हॉलीवुड की भी बात कर लीजिए। ये इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, क्योंकि जो दिखता है, जिसे कहते हैं विजुअल, तो विजुअल जो होते हैं उनका जो व्यूअर होता है, जो दर्शक होता है, उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है यदि वो अच्छे ढंग से बनाए जाएं। तो जो मूवी फ्लॉप हो जाती है, जिस मूवी को अधिक लोग नहीं देखते हैं, नहीं पसंद करते हैं, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे लोग शीघ्र भूल जाते हैं। लेकिन जो मूवी हिट हो, एक जन ने देखा तो उसको और 2 4 10 20 लोगों ने और उसे देखा, उससे प्रभावित हुए, उसकी प्रशंसा की, तो वहां पर धीरे धीरे उसका प्रभाव अधिक हो जाता है। अब जैसे जैसे प्रभाव अधिक होता है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति भी है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिक प्रभावशाली होने के कारण समाज को प्रभावित करने की क्षमता जो फिल्म इंडस्ट्री की बन चुकी है, और आज से नहीं, बहुत पहले से, जब फिल्में नहीं थी तब नाटक हुआ करते थे। तो ये नाटकों की, फिल्मों की ये जो क्षमता है, उसको वो किस तरह से उपयोग में लाते हैं, ये एक हमारे लिए देखने वाली बात है। अब मैं अगर पुराने समय में चले जाऊं, जहां पर हम नाटकों की यदि बात करें, तो अधिकांश नाटक आप देखेंगे कि या तो भगवान से जुड़े हुए होते थे, या सामाजिक समस्याओं पर होते थे, या पारिवारिक हल्के फुल्के नाटक होते थे। अब धीरे 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 क्या हुआ कि अलग अलग विचार के लोग होते हैं समाज में। अब इसका हम प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। हम अगर रामचरितमानस में देखेंगे तो उसके मंगलाचरण में भी तुलसीदास जी ने कई प्रकार के लोगों का विवरण दिया है, और उसमें यह भी बताया है कि साधु स्वभाव के भी गुणी लोग होंगे और खल स्वभाव के भी गुणी लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि जो खल स्वभाव है, जिनका बुरा स्वभाव है, जिनके मन में कटुता है या कलुष है या दोष है, वो गुणवान नहीं हो सकते, उनको भी कुछ स्किल आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुणवान हैं, जिनको अच्छी मूवी मेकिंग आती है, जिनको अच्छे नाटक बनाने, लिखने और निर्देशन करने आते हैं। वो उस काम को कर रहे हैं, उनके अंदर वो गुण है, उनके अंदर वो क्षमता है, लेकिन वो किस तरह से उसका उपयोग करते हैं वो देखने वाली बात है। अच्छा, यदि मैं फिल्मों की बात करूं, जैसे मैं अगर ब्लैक एंड व्हाइट के समय में चला जाऊं, कि केवल ये नहीं कि नहीं बस आज ही अभी अभी जो फिल्में आ रही हैं पिछले 5 10 या 20 वर्षों में वो फिल्में खराब हुई, या कहते हैं कि बॉलीवुड का सबसे बुरा समय था 1980 का जो दशक था, 80 से 90 95 तक के समय में सबसे बुरी फिल्में आ रही थी। तो केवल वहां तक बात सीमित नहीं है। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट के समय में, जब श्वेत श्याम फिल्में बना करती थी बहुत पहले के समय में, वहां पर भी ऐसी बहुत सारी फिल्में आपको, चाहे आप देवानंद जी की देख लो, चाहे आप किशोर कुमार की देख लो, ऐसी बहुत सारी फिल्में आपको मिल जाएंगी जहां पे जो लीड रोल है, जिसे प्रोटेगनिस्ट कहते हैं या हम सामान्य भाषा में हीरो हीरोइन कहते हैं, वहां पे आपको दिखेगा कि वो उच्छृंखल व्यवहार कर रहे हैं, वो परिवार में जो पारिवारिक जिसको कहते हैं कि मर्यादा है, वो उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। वो अपने दायित्वों को लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो अपना जैसा चाहे वैसा उनका जीवन चले। और अंत में जाके मूवी जहां पर समाप्त होती है, वहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि परिवार और समाज ने उसी बात को स्वीकार्यता दे दी, तो उन्होंने जैसा किया वैसा ठीक किया। तो ये इस तरह की सोच रखने वाले लोग धीरे धीरे अपनी सोच को समाज में प्रसारित करने के लिए उन्होंने फिल्में बनाई, उन्होंने इस तरह की चीजें लिखी। अब जैसे 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 समय आगे बढ़ता गया, ये
उनकी उनकी शक्ति बढ़ती चली गई। और कई उदाहरण मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पे ऐसी चर्चाओं से परिचित होंगे, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कुछ वीडियोस में देखा होगा कि बॉलीवुड ने किस तरह से ऐसी चीजें बनाई जिससे लोगों की मानसिकता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो, विशेषकर परिवार के संदर्भ में, विशेषकर वैवाहिक व्यवस्था के संदर्भ में, विशेषकर माता पिता और बच्चों के संदर्भ में। इसी के बीच में अवतार और बागबान जैसी फिल्में भी आती हैं जहां पर पूरा बल दिया जाता है कि जो जो संतान है वो माता पिता के साथ में ऐसा व्यवहार ना करे जिससे कि आगे जाके परिवार बिखरने का जो कहते हैं कि वो एक ऐसा पॉइंट आ जाए ऐसे जहां पे कि वो परिवार बिखर जाता है। तो उन कहानियों में उस पर भी जोर दिया गया। आज की पीढ़ी से अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है, मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि बागबान और अवतार ये जो दो फिल्में हैं, इनसे अधिकांश जो युवा पीढ़ी है, मेरे बराबर के लोग या मुझसे थोड़े छोटे लोग, उन वो बहुत हेट करते हैं इन दोनों फिल्मों को। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो घर में विवाद कभी था ही नहीं, जो घर में डिस्कशन कभी था ही नहीं, जो कभी माता पिता या और बच्चों के बीच में जो कभी एक पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट था ही नहीं, उस मूवी को देख के उनके मन में ये आशंका उत्पन्न हो गई कि कल को हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा, और उसके कारण उनका मनोविज्ञान, उनकी सोच प्रभावित हो गई। अब इसके इसके भी और आगे, अभी थोड़ा और रिसेंट में आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में आ रही हैं जो अलग अलग तरह के अजीब अजीब से विचार आपके मन में रोप देती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक फिल्म आई थी, और आप लोग हाथ उठाकर या मैसेज के माध्यम से, चैट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे जुड़े रहिए, तो मुझे भी पता चले कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको, आप तक वो बात पहुंच रही है। आप रिएक्शन दे सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई बात अगर आप जोड़ना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो एक मूवी आई थी गुंजन सक्सेना। अब वो मूवी किस विषय पर है? वो मूवी इस बात पर है कि एक लड़की है, साधारण मध्यम परिवार की लड़की है, या थोड़े अच्छे उच्च मध्यम परिवार की है। वो हेलीकॉप्टर पायलट या एयरफोर्स में पायलट बनना चाहती है, और वो आगे जाके बनती भी है और बहुत सफल होती है, कारगिल गर्ल के नाम से जानी जाती है, बड़ी पराक्रमी लड़की है। अब उस मूवी में सभी ने बहुत पसंद किया, उस मूवी को बहुत सराहा गया, और मुझे लगता है कि उस मूवी ने बहुत सारी कन्याओं को प्रेरित भी किया होगा। अब वहां पर देखिए, ये जिसे कहना चाहिए कि बदमाशी कहाँ करते हैं, गड़बड़ कहाँ पर करते हैं। मूवी बनाई जा रही, मूवी में एक सीन आता है जहां पर लड़की का पिता उसको रसोई में लेके जाता है, अपने ही घर की रसोई में लेकर जाता है। लड़की की आयु उस समय समझ लीजिए 17-18 वर्ष के आसपास। वो अपने ही घर की रसोई में उसे लेकर जाता है और उसे पूछता है कि बता, मेथी कौन सी है, धनिया कौन सा है, पालक कौन सा है। और वो लड़की नहीं बता पाती है। और वो लड़की का पिता उसको कह रहा है कि बिकॉज, चूंकि तुमको ये नहीं पता है, तुम रसोई के लिए नहीं बनी हो, इसलिए अपने टारगेट पे, अपने गोल पे, अपने पायलट बनने के जो लक्ष्य है उसके ऊपर ध्यान दो। अब मुझे ये दृश्य देखते हुए, सीन देखते हुए इतना अजीब लगा। एक तो तुम्हें अगर किसी को लक्ष्य पे ध्यान दिलाना है, तो तुमको इस बात को पालक के पराठे, मेथी के पराठे रसोई तक ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे पता है मेथी क्या होता है, पालक क्या होता है। मेरी मम्मी ने मुझसे घर के सारे काम करवाए, मुझे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब्जी बनाना, रोटी बेलना सब आता है। तो एक पायलट को क्यों नहीं आना चाहिए जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल? तो मैं तो कह रहा हूं लड़के को भी आना चाहिए, लड़की को भी आना चाहिए, लेकिन ऐसी भावनाएं हमारे मन में बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री जानबूझकर रोप रही है कि आप करियर बनाना चाहते हो तो करियर बनाने पे ध्यान दो, मत जानो कि पालक क्या है, मेथी क्या है, धनिया क्या है, कौन सा मसाला क्या है। भाई ये क्या बात हुई? और इतना अनभिज्ञ, इतना मूर्ख कोई क्या बच्चा होगा कि घर में, मतलब जन्म लेके तुमको 17-18 साल हो गए और तुम्हें पालक, मेथी, धनिया, तुम्हें अंतर भी नहीं पता। तो ये तो मैं इसमें
बॉलीवुड और हो सकता है ऐसे लोग, हो सकता है संभवतः हमारे आसपास भी हों कि जिनके घर में उनके बच्चों को रसोई के कभी वो भीतर घुसे ही नहीं, उन्होंने चीजों को उलट पलट के देखा ही नहीं, उन्होंने जांचा ही नहीं कौन सी चीज क्या है। ये ये सब हमारे साथ जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। अपने घर की जनरल नॉलेज नहीं है, वो बाहर जाके क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंट कैसे होंगे। अब इसी के उलट अगर आप देखो विदेशों में, जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, अधिकांश लोगों के घरों में काम वाली बाई नहीं आती है क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो बाई हमारे यहाँ 8,000 रुपये लेती है, वहां पर वो 60,000 रुपये लेती है, इतना बड़ा अंतर है। वो अपने हाथ से भोजन बना रहे हैं, उनको सारे मसाले पता है, वो ठीक है, वो कितने कौन से मसाले प्रयोग करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उनको पता है। तो ये, मैं इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि अगर छोटे छोटे बच्चों के मन में, छोटे मतलब यंग बच्चे जो भी टीनेजर हैं या पोस्ट टीनेज हैं, यूथ हैं, उनके मन में अगर एक मूवी इस तरह के विचार रोप देती है, तो वो आगे क्या करेंगे, वो आगे जाके ये डिमांड करेंगे अपने परिवार से। जब तक कुंवारे हैं तब तक अपने इस परिवार से डिमांड करेंगे, जब ब्याह हो जाएगा तो अपनी आगे, चाहे वो लड़का है वो लड़की से भी यही एक्सपेक्ट करेगा, लड़की लड़के से भी यही एक्सपेक्ट करेगी कि भाई मुझे तो ये सब काम नहीं आते, तुम अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से मैनेज करो, और अगर नहीं मैनेज होता है तो अपॉइंट समवन, बाहर से किसी को लेके आ जाओ जो ये सब काम कर ले। तो फिर क्या हुआ, आप हो गए निर्भर। अच्छा, ये तो एक 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 छोटा सा उदाहरण हुआ। इसके इतर भी ऐसा बहुत कुछ है जो ये फिल्म इंडस्ट्री हमारे लिए इंट्रोड्यूस करती है। जैसे कि मैं फिर आपको एक उदाहरण देता हूं। आज से कुछ 12-15 साल पहले हमारे समाज में, हमारे देश में, मार्केट में आपको कहीं कोई भी फटी जीन्स पहना हुआ नहीं दिखेगा, कि वो जीन्स कहीं से उधड़ी हुई है या उघड़ी हुई है, कहीं खड्डा हो रखा है, कहीं घिसा हुआ है। ये फैशन लेके आया गया। तो मैं इसके लिए एक बात कहता भी हूं कि फटे लबादों चिथड़ों वाली फैशन आई खास, और गारंटी के साथ अमीरी में गरीबी का एहसास। तो आप ज्यादा पैसे दे के वो चीज लेके आ रहे हो जो आपको आपको दरिद्र दिखाती है। अब ये ऐसी चीजें हम हमारे सामने किसने रखी, हमारे सामने रखी फिल्मों ने। फिल्मों ने भी, और आप टीवी सीरियल को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, जो भी मतलब जैसे कि मैंने कहा कि उसमें आप नेटफ्लिक्स को भी, यूट्यूब को भी, फेसबुक को भी इंक्लूडेड मान लीजिए। अब होता ही क्या है कि ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, भारत देश की जो संस्कृति है, हमारी जो सोच है, सामाजिक व्यवस्था है, जिस तरह से हम रहते आए हैं, ये उसको लगातार चैलेंज कर रहे हैं। कैसे चैलेंज कर रहे हैं कि पहले से ही हम बहुत प्रभावित हो चुके हैं पाश्चात्य संस्कृति से, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने लंबे समय तक राज किया, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था, हमारा रहन सहन, खान पान उन्होंने बहुत प्रभावित किया। आप अगर 1940, 50 और 60 की फिल्में भी देखेंगे तो आपको वहां पे कई सीन आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे बॉल डांस हो रहा है, 5 स्टार होटल्स में कैबरे डांस देखने के लिए लोग जा रहे हैं। तो उतने समय पहले ही इतना हम हमें वो प्रभावित कर चुके थे। और ये जो सिनेमा इंडस्ट्री है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसने इन चीजों को उन लोगों तक पहुंचा दिया जिन्होंने ऐसी चीजों की कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या है कि जैसे जैसे जहां जहां तक टीवी पहुंचा, जहां जहां तक मोबाइल पहुंचा, तो उन लोगों ने जो चीज पहले नहीं देखी होती थी वो भी अब उन्होंने देख ली। तो अब जब उन्होंने देख ली तो उनकी उसके प्रति लालसा बन गई। अब देखिए, एक बात तो बहुत सीधी सी है कि रजोगुण के बिना सृष्टि होती नहीं है, रजोगुण से ही संतान उत्पत्ति होती है, और रजोगुण से तमोगुण की ओर स्वाभाविक आकर्षण होता है। जितनी भी बुराइयां होती हैं उनके ओर जाना बहुत सरल भी होता है, सहज भी होता है, और आनंददायक भी लगता है। तो जहां जहां पे जो भी हमें लगता है कि हाँ, इसमें हमें या किसी को भी जहां पे लगता है कि अरे इसमें ये काम करने में मजा आएगा, वहां पहले बहुत जल्दी आपका आकर्षण हो जाता है। और कुछ अच्छा करने के लिए, सतोगुण की ओर जाने के लिए, मन को वश में करना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, यम नियम संयम का पालन करना, ये सब करने के लिए आपको बहुत अपने आप में दृढ़ होना पड़ता है। और इतना दृढ़ कोई होना नहीं चाहता, लोग होना चाहते हैं लचीला, फ्लेक्सिबल,
मैं जो चाहूं जैसे चाहूं वैसे करूं, ये इस तरह की मानसिकता बनती है। तो धीरे 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 ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें समाज में इंट्रोड्यूस करके सिनेमा ने क्या किया है कि लोगों के अंदर, जो पाश्चात्य संस्कृति की मैं बात कर रहा था, पूरब और पश्चिम मूवी एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आपको पाश्चात्य से वापस पूरब की ओर आकर्षित करती है, लेकिन अब वैसी फिल्में बनती नहीं हैं। तो होता यह है कि जब पाश्चात्य का आकर्षण है कि एज एन इंडिविजुअल मैं जो हूं मैं अपने लिए पर्याप्त हूं, और मैं सर्वोपरि हूं, जो मुझे चाहिए उसका उसकी व्यवस्था पहले होनी चाहिए, बाकी आगे जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, मेरा परिवार है, समाज है, ये सब गौण हैं, ये सब सेकेंडरी हैं। जब ये सोच हमारे अंदर इतने वर्षों तक लगातार घर कर जाती है, तो चाहे अगर मैं कपल्स की बात करूं, एक वैवाहिक जीवन की बात करूं, चाहे दोनों पति पत्नी इस एक ही सोच के हों, तो भी उन दोनों के बीच में एक पॉइंट पे जाके कन्फ्लिक्ट होता ही है। फिर मैं इसका एक उदाहरण दे देता हूं। एक मूवी आई थी दे दे प्यार दे। अजय देवगन जैसा सीनियर एक्टर, सीनियर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब उसके अपने बच्चे दे आर टचिंग द एज ऑफ मैरिज ऑलमोस्ट। अब उस लेवल का सीनियर एक्टर एक ऐसी फिल्म में काम करता है जो फिल्म पहले सीन से लेके अंतिम सीन तक एक ही मैसेज देती है कि लिव इन रिलेशन होने चाहिए। तो पहले आपके पास में एक फिल्म आई थी प्यार का पंचनामा, जहां पर केवल यंगस्टर्स हैं, जहां पे 20 21 22 साल के लड़के लड़कियां हैं। तो वहां आपको लगता है कि अच्छा ये यंगस्टर्स हैं, ये थोड़े बिगड़े हुए हैं, ये डिस्को जाते हैं, ये जो आधुनिक कल्चर जो है पब जाने का, बियर और ड्रिंक करने का, उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। तो आपको लगता है अच्छा ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो ये सब करते होंगे। अब क्या होता है कि एक सीनियर एक्टर जिसको आप इतने लंबे समय से देखते आए हैं, बहुत लोग इनको बहुत ही रियल लाइफ हीरो की तरह इनको ट्रीट करते हैं, इनको आइडियल मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं। तो ये लोग जब ऐसी किसी मूवी में काम करते हैं और उस चरित्र में ये खुलकर बोलते हैं कि लिव इन तो होना ही चाहिए, लिव इन नहीं होगा तो विवाह नहीं टिकेंगे, लिव इन नहीं होगा तो ये बच्चे एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे कैसे, और एक दूसरे के साथ निभाएंगे कैसे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी होगी। मुझे बड़ा दुख है कि मैंने वो मूवी देखी थिएटर में, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे पता भी चल गया कि इसमें ऐसा बताया गया है। अब उस मूवी में ये दिखाया कि वो अपनी ही बेटी के लिए और उसके होने वाले पति के लिए कह रहा है कि अच्छी बात है, ये तो समझदार हैं कि ये लिव इन में रहना चाहते हैं, कुछ समय साथ रहेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, रह सकते हैं या नहीं। अगर बाद में इनको ठीक नहीं लगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे। अब आप स्टार्ट ही इस पॉइंट से कर रहे हो कि तुम्हारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम्हारे पास ये लचीलापन है, ये चॉइस है कि तुम जितने समय साथ रहना चाहो रहो। उसके बाद में जब तुम्हारा मन भर जाए या जब तुम्हें लगे कि तुम दोनों आपस में कंपेटिबल नहीं हो, तो अलग हो जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आप ये देखिए, मानसिकता की बात है। एक समय है, और आज भी इस मंच के माध्यम से भी हम ये सोच रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं, कौन इसको ठीक कर सकता है, कैसे इसका उपाय किया जाए। और एक तरफ वो व्यक्ति है जो इतना इन्फ्लुएंशियल है, सीनियर है, वो स्वयं एक वैवाहिक जीवन में जी रहा है, लेकिन वो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को क्या संदेश दे रहा है कि रिलेशन सेपरेट कर लेना, विवाह को ब्रेक कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो वो ऐसे मन में ऐसे बीज डाल रहे हैं, रोप रहे हैं कि जिससे ये ये खंडित व्यवस्था जो अभी तक केवल पाश्चात्य की थी, वहां पर हम जानते हैं कि वहां पर लोगों को विवाह से कोई अधिक अंतर नहीं पड़ता। लोग 20 20 साल साथ में रहने के बाद में भी विवाह भंग कर लेते हैं, कोई 6 6 महीने में भी विवाह भंग कर लेते हैं, एंड दे सिंपली मूव ऑन, उनको किसी बात का अंतर नहीं पड़ता। अब इसके पीछे एक और मैं तो अभी पिछले सप्ताह ही मैंने एक और इसके ऊपर एक बात रखी थी।
मैंने कहा था कि आजकल ना केवल बॉलीवुड बल्कि आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप सुनिएगा, कई लोगों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे एक माहेश्वरी भी हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और वो भी ऐसी बातें करते हैं कि जो आपका मन करे वो कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, कोई कौन होता है आपको कहने वाला, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं और समाज में उनको जाना जाता है, वो उनको इतना मान दिया जाता है, उनको उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का सांख्य योग पढ़ा नहीं। सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू जो ये सब बातें कर रहा है, जो तू अपने आप को ज्ञानी बता रहा है, जो तू इतने इमोशंस प्रकट कर रहा है, जो तू कह रहा है कि अगर मैं युद्ध कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा, तो मुझे युद्ध नहीं करना है। ये सब तेरे करने से तेरे परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज तेरे बारे में क्या सोचेगा, तेरे विरोधी तेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसे तुझ पे हंसेंगे, ये तुझे सोचना चाहिए। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सोचना चाहिए कि आपके हर एक्शन पे समाज की, परिवार की क्या रिएक्शन होगी। और आजकल हमें सिखाया जा रहा है कि ये सब सोचना छोड़ दो। फिल्में भी यही काम कर रही हैं, और और भी जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। तो अब इसमें अब इसमें इसका प्रभाव आप देखिए। पुष्पा जी, अगर कहीं भी मैं समय से आगे जा रहा हूं या तेज बोल रहा हूं, आप मुझे बता दीजिएगा। जरूर जरूर प्रतीक जी। जी जी। अब देखिए हमारे ऊपर इसका इसका प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है, कितनी कितनी चीजें हैं जो हमारे आसपास बदलती हैं। आप हमारा रहन सहन देख लीजिए। मतलब मुझे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन्हें हम भाभी कहते हैं या छोटे भाई की बहू के रूप में, जैसे समाज में किसी से मिलने गए, किसी की बर्थडे पार्टी में गए, तो वो जो मेरे मित्र हैं वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं या मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो मैं या तो उनकी पत्नी का देवर हुआ या जेठ हुआ। अब वो जिनको मैं भाभी जी कह के पुकारता हूं, वो मेरे सामने डीप नेक और स्लिट गाउन में खड़ी है। अब उनको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि ये ठीक है क्योंकि बॉलीवुड में ये हो रहा है, हॉलीवुड में ये हो रहा है, पता नहीं किसी सीरियल में भी होता होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये इस तरह के परिवर्तन, ये स्वच्छंद मानसिकता पता नहीं क्यों और कैसे सहज होती जा रही है कि हाँ, इसमें कोई असहज होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। बल्कि आप सभी मातृशक्ति यहाँ बैठी, मुझे ये बात करने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन क्या करें, बात तो किए बिना बात होगी नहीं। अच्छा, यही आप इसके और आगे चलते हैं। हमारे विवाह देख लीजिए, हमारे उत्सव देख लीजिए, हमारे समाज द्वारा आयोजित उत्सव देख लीजिए, उसमें ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाने लगा है जिनको आमंत्रित नहीं करना चाहिए, जो केवल और केवल या तो बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व करते हैं या उसे प्रोपोगेट करते हैं। हमारे समाज में जो कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर बॉलीवुड के गाने बजेंगे, और उनमें भी कोई फिल्टर नहीं होता कि भाई कम से कम कोई डिसेंट गाना हो, बजे तेरी मिट्टी में मिल जावा, एक रेस्पेक्टेबल गाना है वो बजे, उस पे नाचें, उससे अच्छा भी लगता है, वातावरण भी अच्छा होता है, प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन अगर वहां पर गाना बजेगा कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, तो सभी लज्जित होंगे। आसपास खड़े खड़े जो भी लोग एक दूसरे से आंख नहीं मिला पाएंगे कि ये क्या गाना चल रहा है, और उस पे किसी की बहन बेटी वहां पे परफॉर्म कर रही है, तो ये क्यों हो रहा है। आप देखिए कि बारात जा रही है किसी की, बारात के अंदर लोग ठुमके लगा रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई। आप जिस गाने पे डांस कर रहे हो, आपको पता है वो गाना वो क्या सीन है, उस गाने के जो बोल हैं उनका मीनिंग क्या है, उस पे गाने पर डांस करते हुए आप क्या इनेक्ट कर रहे हो, आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, और जो लोग आपको आसपास जो देख रहे हैं वो आपको किस तरह से देख रहे हैं। अगर कोई कहे कि हाँ तो वो उसकी नजर, उसने मुझे वो उसकी प्रॉब्लम है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एट द एंड समाज को, परिवार को फर्क पड़ता है, फर्क पड़ना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा हमें सबको ये सोचना होगा कि जब हम समाज में ये नियम बना सकते हैं
कि भाई समाज में विवाह में इतने से ज्यादा डिश नहीं बननी चाहिए, ये प्री वेडिंग शूट नहीं होने चाहिए, अच्छे नहीं लगते हैं, या उसकी भी एक कोई लिमिट या मर्यादा होनी चाहिए, उसका भी एक तरीका होना चाहिए। तो इस तरह दहेज प्रथा को हम बंद करवा रहे हैं, करवा चुके हैं लगभग, और आगे भी इसका प्रयास रहता है। बच्ची के जन्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोग कम से कम 2 बच्चे तो हर कपल को करने चाहिए। तो जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो हमें ये इतना छोटा सा नियम बनाने में क्या दिक्कत होती है कि भाई हम बॉलीवुड के गाने या तो नहीं लेंगे, या इन गानों की, ये 20 गाने हैं जो बैंड हैं, जो निषेध हैं, इन गानों के ऊपर कोई नहीं नाचेगा। हद तो तब हो जाती है, इतना बुरा लगता है। और मैंने तो अपने व्यक्तिगत स्तर पे इस बार बिल्कुल एक अभियान चलाया। मैंने एआई की सहायता ली, मैंने अपने आप से बहुत सारे पोस्टर्स क्रिएट किए, मैंने सोशल मीडिया पे डाले। अरे आप गरबा डांस के लिए आप गाने क्या चूज कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास लोक गीतों की कमी है, माता जी के भजनों की कमी है। हर साल आप देखोगे कि माता जी के कम से कम 100 नए भजन आ जाते हैं मार्केट में। फिर भी हमको गरबा नाचने के लिए बॉलीवुड का गाना क्यों चलाना है? मतलब गरबा नाचने वाले को पता ही नहीं कि गरबा होता क्या है। उसको लग रहा है दिस इज जस्ट अनदर डिस्को विद अ डिफरेंट कॉस्ट्यूम। कि ठीक है, गुजराती कपड़े पहन लिए और हाथ में डंडे हैं, और बाकी जो डांस करना है वो करना है, गाना जो चलाना है वो चलाना है। अरे गरबा, गरबा इज नॉट अ डांस। गरबा माता जी की आरती करते हुए परिक्रमा है। लेकिन अब फिर वही बात कि ये कहां से आया? ये हमारे दिमाग की उपज नहीं है, ये उपज है, या ये प्रभाव है उन टीवी सीरियल्स का, उन फिल्मों का, उन अवार्ड शोज का, या उन सेलिब्रिटीज का, जिनको हम देव तुल्य फॉलो कर रहे हैं। नहीं, जो इन्होंने कर दिया वो तो मुझे करना ही है। इन्होंने जो कर दिया वो ठीक है, वो तो आना ही चाहिए। अब चाहे मुझे उसका अर्थ पता नहीं, मुझे उसके उसके चरित्र के भाव पता नहीं, नहीं मुझे वो करना है। और स्वयं तो करेंगे जो करेंगे, पीछे पीछे अपने क्या बोलते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को करवाएंगे। मुझे याद आता है, कुर्बानी नाम की फिल्म आई थी। अ, बहुत पुरानी फिल्म है, मतलब वो एक मूवी मुझे लगता है ऐसी है कि सारी पुरानी फिल्मों की जितनी इज्जत है उसके ऊपर बट्टा लगाने के लिए वो एक फिल्म काफी है। जीनत अमान थी उसमें, विनोद खन्ना थे उसमें। उस मूवी में एक सीन आता है जहां पे विनोद खन्ना की एक बेटी दिखाई जाती है, छोटी सी बेटी होती है, मुझे अगर ठीक से याद है तो वो 4-5 साल की बच्ची होती है उसमें। अब वो जो 4-5 साल की बच्ची है, उस बच्ची को वहां पर 2 पीस बिकनी पहन के दिखाया गया। कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा कुछ भी आपको अचीव नहीं करना था। लेकिन आप समाज को एक ऐसी सोसाइटी बनने के लिए आकर्षित कर रहे हो जो कि बिल्कुल स्वच्छंद हो जाए, और फिर उसमें कोई रोक टोक नहीं, और सब एक दूसरे को पशुवत देखें कि हाँ तुम भी नंगे हम भी नंगे, क्या ही अंतर पड़ता है। और फिर अब मैं बार बार इस बात को क्यों लेकर आ रहा हूं? क्योंकि जब आपकी ऐसी सोच बन जाती है, आप इतने सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हो, आप किसी के भी विचार, किसी के भी नियंत्रण, किसी की भी मर्यादा को मानना ही नहीं चाहते, तो ऐसा होने के बाद में वो पॉइंट आता ही है कि जहां पे आपके सभी के साथ में विवाद होने लगते हैं, सभी के साथ में आपके संबंध मतलब चूर चूर होने लगते हैं। और ये मैं बिना प्रमाण नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इसके प्रमाण आपको, बिल्कुल प्रत्यक्ष इसके प्रमाण आपको यूएस, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी में दिख जाएंगे कि वहां पे संबंधों की क्या स्थिति है। आप डेटा निकाल के देख सकते हैं। मतलब हमारे समाज में तो अभी भी मुझे लगता है कि वो स्थिति नहीं आई है, और ना करे नारायण की ऐसा कभी हो भी आगे भी। क्योंकि निरंतर आप जैसे, हम जैसे लोगों का यह प्रयास है कि समाज का जो सांस्कृतिक ताना बाना है वो बना रहे। लेकिन वहां पर 2 मैरिज बिलो एवरेज है। मतलब किसी एक व्यक्ति के 2 विवाह होना औसत से नीचे है, उससे अधिक ही हो जाते हैं, उससे कम नहीं होते हैं। और उसके इतर भी उनके कुछ अन्य संबंध, मतलब
और अभी भी आप देख लीजिए, चाहे अभिषेक बच्चन को लेके अफवाहें उड़ती रहती हैं, सलमान खान का तो सबको पता ही है, और भी अन्य भी कई लोग हैं। अब जैसे आमिर खान है, वो दूसरे तीसरा ब्याह कर लिया और फिर आगे और उनको त्याग दिया। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये इन बन गए स्टार, स्टार बन गए तो लोग इनको फॉलो करने लग गए। अब फॉलो करके इनके जीवन से प्रभावित होने लग गए। इनकी सुबह शाम की छींकने की, खाने की सारी खबरें उनको चाहिए और उनको उसमें आनंद आता है। उनसे मिलने के लिए, उनके हाथ पकड़ने के लिए, उनके पैर पकड़ने के लिए लोग लालायित रहते हैं। फिर ये अपने जीवन में जो कुछ करते हैं उससे लोग प्रेरणा लेना चाहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इसका मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो धीरे 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 हमारे बिल्कुल व्यक्तिगत जीवन को इतना बुरी तरह से प्रभावित करने लग गया कि वो नियंत्रण के बाहर जा रहा है। तो ये सारी चीजें, दिक्कतें हैं। तो मुझे ये लगता है कि चाहे पारिवारिक रूप से हो या समाज के स्तर पे हो, हमें कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे, छोटी छोटी लक्ष्मण रेखाएं हमें खींचनी होगी कि भाई ये मेरे घर में नहीं होना चाहिए, ये मेरे समाज के कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए, ये मेरे परिवार की बारात में नहीं होना चाहिए, ये मेरे उत्सव में नहीं होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी से लड़ लें, कोई झगड़ा कर लें, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि तलवार खींचना, कि आपके उस इस बात को लेके विवाद हो जाए। संवाद कीजिए, समझाइए, उन्हें बताइए कि इससे हमें क्या समस्या है और इससे, ये करने से हमारे ऊपर कैसा दुष्प्रभाव होगा। और बल्कि मेरा तो ये विचार है कि हमें ऐसी नई पहल करनी चाहिए जिसे कहते हैं ना बड़ी लकीर खींचना। तो आप किसी को ये मत बोलो कि हम बॉलीवुड के गानों पे डांस नहीं करेंगे, बल्कि आप ये बोलो कि इस बार हमारी इस आयोजन की थीम है तमिलनाडु के लोकगीत, या समझिए राजस्थान के लोकगीत, या बंगाल के लोकगीत, या जो भी वहां का स्थानीय। तो उससे क्या होगा कि आपने ये नहीं कहा कि ये मत करो, आपने बल्कि एक नया सजेशन दे दिया, एक नई थीम दे दी। और जितना भी यूथ है, मैंने ये देखा है कि उनको नई थीम से एक अलग तरह का आकर्षण होता है, तो वो अपने आप ही उधर चले जाएंगे। जैसे कई, आपने, हो सकता है आपने देखा भी हो कि किसी ने गंगा आरती की थीम पे अपना विवाह किया, रिसेप्शन पे, स्टेज पे गंगा आरती हो रही है। किसी ने क्या बोलते हैं, राम दरबार की थीम पे अपना विवाह किया, उसका रिसेप्शन उसके हिसाब से हुआ। तो हमें, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमको बॉलीवुड को अपने परिवार से, समाज से, अपने मन से, अपने संबंधों से बाहर करने के लिए अपनी जो पुरानी थाती है, अपनी जो परंपरा है, उसको उठा के बड़ा बना के सामने सबके लाना होगा और उसे इतना ग्लोरीफाई करना होगा कि अपने आप ही उसके प्रभाव में वो दूसरी चीज छोटी पड़ जाएगी, लोग उससे आकर्षित हो जाएंगे। मैं अपना एक उदाहरण दे सकता हूं। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना होगा ये। पिछले वर्ष, मतलब पिछले वर्ष के, अभी अभी कुछ 11 महीने हो गए उस बात को। जनवरी में मेरी जो बड़ी बेटी है वो पहली बार रजस्वला हुई। अब मैं आप लोगों के साथ इतना सहज हो सकता हूं कि मैं आपसे ये बात करूं। तो हमने उससे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पे ऋतुकला उत्सव मनाया जाता है या हाफ साड़ी सेरेमनी की जाती है। हमने भी की। अब हमने जब वो हाफ साड़ी सेरेमनी की, जब ऋतुकला संस्कार किया, तो हमारे जो पहचान के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो बड़े असमंजस में कि भाई ये तुमने, ये क्या आयोजन होता है, ये क्या बात हुई, ये तो कोई ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, हमने देखा नहीं। अब समस्या ये है कि ऐसी चीजों को तो बॉलीवुड ने कभी सामने लाया नहीं। वैसे वो हमेशा नारीवाद का झंडा ऊपर करके रखते हैं, लेकिन इन चीजों को कभी भी उन्होंने सामने ला दिखाया नहीं पब्लिक को। बस अंतर यह है कि दक्षिण भारत में मुगलों का प्रभाव कम रहा, तो यहां पर यह परंपरा बची रह गई। उत्तर भारत में मुगलों का प्रभाव अधिक था, तो वहां पर यह परंपरा समाप्त हो गई। लेकिन अब तो हम इसको फिर से जीवित कर सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम यदि चाहें, एक व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, समाज के रूप से, तो हम वो उदाहरण प्रस्तुत करके उसे इतना ग्लोरीफाई कर सकते हैं कि लोग बॉलीवुड को छोड़कर उस परंपरा की ओर आकर्षित हो जाएंगे।
बहुत अच्छे पर प्रतीक जी। जी प्रतीक अच्छा। जी, हाँ, बहुत अच्छी बोलिए बात प्रतीक। कही है आपने। किसी की लाइन को छोटा करने से अच्छा है अपनी लाइन को बड़ा किया जाए। जी बहुत सुंदर, बहुत। आपके विचारों से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। आज जितने भी बल्कि हमारे साथ में ये समस्या है कि युवा पीढ़ी जुड़ती नहीं है, जो इसको आगे ले जाने वाली है। किंतु फिर भी आप हमारे विचार भी अगर बदल पाए तो बहुत अच्छा है। आजकल फिल्में देखने का चलन तो बहुत कम है, किंतु आपने इतनी फिल्मों के बारे में बात करी है, तो आप देखते भी होंगे उस फिल्म में। आप हमारे से काफी यंग है, तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। अगर आप यही बातें सोशल मीडिया के साथ जोड़ कर गए तो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया कोई एज बार नहीं रहा है। मेरी बिल्कुल उम्र के लोग भी देखते हैं, मेरे से बड़े लोग भी देखते हैं, और एक जस्ट एक क्रेज है, वो एक रील्स आप देखते ही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर उस बारे में भी कुछ कहेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी। तो मैं दो तीन उदाहरण दे देता हूं मैं अपनी ओर से क्या क्या कर रहा हूं। जैसे मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि मैं प्रतिदिन गीता का एक श्लोक संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में लिखित, और उसके साथ में मेरा अपना एक उच्चारण ऑडियो उसमें होता है, वो मैं भेजता हूं। फिर ऐसे जो भी विषय आते हैं, जैसे मैंने अभी गरबा के बारे में भी बताया कि मैंने अपने स्तर पे एक अभियान चलाया कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेंगलोर में एक एक सामाजिक संस्था से हम जुड़े हुए हैं, और आप यूं समझ लीजिए कि इस बात का विरोध, उन्होंने जब वो पैम्पलेट छपाया गरबा का कि हम गरबा कर रहे हैं, बॉलीवुड गरबा करके उन्होंने लिखा, हमने तुरंत उसका विरोध किया। और यूं समझ लीजिए कि मनमुटाव वाली स्थिति हो गई। लेकिन हमने कहा कि आप चाहे जो भी करें, इससे तो हम सहमत नहीं हो सकते, और ये गलत है। फिर मैंने जब इस बात को, मैंने भी और मेरी श्रीमती जी ने भी, हमने जब इस बात को सोशल मीडिया पे रखा, तो और भी कई लोग समर्थन में आए, और 2 दिन के अंदर उनको अपना पोस्टर बदलना पड़ा। उन्होंने उसको चेंज किया कि नहीं, इसको लेके बहुत गड़बड़ हो रही है। एक और मैं घटना बताऊं, संभवतः 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है। जोधपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, माहेश्वरी समाज का ही था, खेल कार्यक्रम था, खेलों का एक बड़ा आयोजन था। उसमें उन्होंने जी। मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था रकुल प्रीत कौर को। अब रकुल प्रीत कौर, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, दीदे प्यार दे नाम की मूवी आई थी, उसमें रकुल प्रीत कौर थी। और अजय देवगन, रकुल प्रीत कौर अजय देवगन की दूसरी पत्नी होती है उसमें, जो उसकी बेटी की आयु की है। तो ये तो पहली चीज ये। दूसरा, रकुलप्रीत कौर जो एज ए हीरोइन, मतलब वो अपने वो आइटम सॉन्ग और वो भद्दे कपड़े और वो सब चीज भी है। फिर तीसरी जो सबसे प्रमुख बात थी कि उस समय जब उसे बुलाया गया, उस समय उसके ऊपर ड्रग्स को लेके केस चल रहा था, उसकी सुनवाइयां चल रही थी। तो हमने उनको कहा, भाई आपकी ऐसी क्या विवशता है? माहेश्वरी समाज, भगवान महेश की संतान हम कहलाते हैं, हम भजन बनाते हैं, गाते हैं, उसके ऊपर नाचते हैं, हम साधु संतों को अपने मंचों पे बुलाते हैं। आपको ऐसा क्या विवशता आपकी हो गई कि आपने एक ऐसी व्यक्तित्व को बुलाया जिसका ना खेलों से कोई संबंध, ना माहेश्वरी समाज से, ना संस्कृति से। आप उसको कह रहे हो कि ये आके हमारा फीता काटेगी। आप विश्वास करिए, 1.5 महीने ये झगड़ा चला, और अंत में भी उन्होंने उसको बुलाया, लेकिन उसको बहुत सीमित कार्यक्रम के लिए, केवल रात में जब डांस वाली पार्टी थी तब बुलाया, फीता काटने के लिए नहीं बुलाया। तो उतना तो मैं मानता हूं कि भगवान की कृपा से हमारी बात रखी गई। फिर वहां पे हमारी एक श्रीमती जी की एक मित्र हैं, नागौर में रहती हैं, वो वहां गई, और उन्होंने वहां पे प्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन भूमि पे जाके उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और जो वहां पे महाराज आमंत्रित थे, संत गुरु आमंत्रित थे, उनको भी ये बात कही। तो उन्होंने मंच पर उनको डांटा, आयोजकों को, कि भाई आपको सोचना चाहिए, आपके समाज की एक प्रतिष्ठा है, एक मर्यादा है, आप ऐसा मर्यादा विहीन काम क्यों कर रहे हो? तो मैं, मेरी अपनी जितनी शक्ति, और मैं इतना भी बताता चलूं कि उस समय जब ये सब कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे लोगों को हमारे नाम, फोन नंबर इत्यादि पता चले। आपकी आयु के भी 2-3 लोग हमें ये समझाने आए कि हम गलत जिद कर रहे हैं। सोचिए, वो हमें समझाने आए कि भाई ये जो तुम कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्यों इतनी जिद कर रहे हो, समाज का कार्यक्रम है, तुम क्यों इसमें अड़ंगा डाल रहे हो?
मैंने कहा भाई आप मेरे को ये बता दो कि मैं गलत कर रहा हूं, तब तो हम बात कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या व्यवस्था है वो मुझे पता नहीं। कुछ कुछ लोगों ने हमें थोड़ा इनडायरेक्टली ये भी समझाने का प्रयास किया कि भाई इन लोगों से पंगा मत लो। मैंने कहा यार हम तो समझते थे ये तो हमारे समाज के बंधु हैं, ये पंगा लेने वाली बात, ये क्या गुंडे हैं क्या? लेकिन ऐसी बातें हुई। जी चिंतनीय है ये सारी चीजें। जी हमें जी हमें सोचना है, अगर हमें वापस अपने संस्कारों की ओर हमें मुड़ना है तो ये सब चीजें हमें सोचनी है और हमें सबको मिलकर काम करना हो। और आप जैसे युवा ही हमारा भविष्य है, तो बस आप हमें मतलब प्रेरित करते रहे ताकि बिल्कुल। अच्छे से अच्छा काम कर सके। जी बहुत थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात कही आप। प्रतीक जी, बहुत 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 अच्छा लगा। और ये मैसेज समाज में जरूर जाएगा। हर इंसान अपनी तरफ से कुछ न कुछ अपने घर से प्रयास करेगा जी तो जी हम बहुत जल्दी हमारी मंजिल तक पहुंचेंगे। और जो समाज में विकार हो रहे हैं वो विकार दूर होंगे, कुछ हद तक भी दूर हुए तो हम सफल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। अच्छा, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या प्रतीक जी से? हाँ ये खुला मंच है, कोई बात करना चाहते हैं? ममता जी। हाँ जी, मैंने ना सबको अनम्यूट का ऑप्शन ओपन कर दिया है, तो अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा करें। आप अगर अपने आप कोई को नहीं, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन खोल दिया है, तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी लोग अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ प्रतीक जी आपसे। जी अ, आजकल सोशल मीडिया पर ये स्टैंड अप कॉमेडी, जिसमें ये गालियां, उनमें शब्दों के प्रयोग, जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक तो तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी वैसी रुचि होती है, वैसा ही उसका आकर्षण होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग प्रकार के मार्केट हैं। तो किसी की रुचि भजनों में है, किसी की रुचि गालियों में है। कोई व्यक्ति है जो हंसी करने के लिए, जिसके पास बहुत सारे विषय होते हैं, हास्य व्यंग्य करने के लिए बहुत सारे विषय होते हैं, सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, व्यक्तिगत परिस्थितियां होती हैं। और कोई है जिसे हंसी मजाक करने के लिए गुप्तांगों से ऊपर कुछ सूझता ही नहीं है। तो वो घूम फिर के किसी भी बात को वहां तक ले ही आते हैं। और उसके अलावा भी अगर उनको कुछ नहीं हुआ तो दो तीन गालियां बीच में जोड़ के वो किसी तरह से प्रयास करते हैं कि लोग एक्साइट हो जाएं। मैंने जितने स्टैंड अप कॉमेडी के शोज देखे हैं, जो मैं ऑब्जर्व करने के लिए भी देखता हूं, तो मैंने ये पाया है कि जहां पर जो लोग गालियों का प्रयोग नहीं करते हैं, विशुद्ध हास्य व्यंग्य करते हैं, चतुराई से अपनी बात ऐसी रखते हैं कि सामने वाले को हंसी आ जाती है, अधिकांश लोगों के कमेंट में जो सुनने वाले होते हैं वो ये लिखते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट दैट यू डोंट यूज अब्यूजिव वर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा यूथ ही गालियों के पीछे ही भाग रहा है। तो अब इसमें क्या है कि मैं कल परसों ही पढ़ रहा था मानस पीयूष में, अपना बालकांड का 7वां दोहा है, उसकी चौपाइयां, उसमें ये लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची है इसमें अच्छे बुरे दोनों का संयोग है। अब वो संयोग, हम कलयुग में रह रहे हैं तो वो संयोग तो चलेगा साथ में। हमें कहीं ना कहीं ये देखना है कि हम इससे कितना बच पाते हैं, कितना हम अच्छे की ओर जा पाते हैं। तो मेरा फिर से कहने का अर्थ ये है कि जितना हम अच्छी संगत से, संतों से जुड़ेंगे, ये धीरे 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 अपने आप ही इन चीजों से हमें अरुचि हो जाएगी। जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल दूं, जैसे कोई रील मेरे सामने आ गई कि जहां पे या तो कोई भद्दा गाना है या कोई भद्दे कपड़े पहने, तो मैं उसमें एक नॉट इंटरेस्टेड का बटन आता है, तो नॉट इंटरेस्टेड का बटन दबा के उसको बोल देता हूँ आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो अगली बार फिर से वो मेरे सामने उस तरह का नहीं आता है।
तो ऐसे आप अपनी जो टाइमलाइन है या जो फीड है उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है, बहुत क्लियर लगती है कि हमें अपने बच्चों के साथ, चाहे एडल्ट बच्चे हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे आपके बेटा बेटी पोता पोती बहू या भांजी जो भी हों, आपको उनसे खुलकर बात करनी पड़ेगी। ये अब वो समय नहीं रहा कि आपकी आंख के इशारे से वो कोई समझ जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, और ये बात मैं कई बार कोट भी करता हूँ। मेरी मम्मी बैठी हैं और उन्होंने मुझे ये बात कही थी। ये रिपीटेडली उन्होंने मुझे ये बात कही थी। जब भी हम गायत्री मंदिर, हमारे गांव में गायत्री मंदिर था बहुत सुंदर, तो वहां पे कहते थे कि गायत्री माता को ध्यान से देख, क्या दिखता है। तो मैंने कहा माता हैं, अच्छे सुंदर सजे हुए हैं, उनके हाथ में ये वो। बोले नहीं, ये समझो, ये देखो माता के स्वरूप में कि वो एक षोडशी कन्या है, यानी 16 साल की, जिसको अंग्रेजी में चटकारे लेके स्वीट 16 बोलते हैं। तो जब आपने माता में स्वीट 16 वाली षोडशी कन्या को देख लिया और कन्या में माता को देख लिया, तो अपने आप वो संतुलन आएगा। तब तो अपने आप आपकी सोच ठीक हो जाएगी। अब ये क्या है, ये संवाद करना आवश्यक है। और इसी तरह से और भी, मतलब जैसे मैं टीन एज में आया तो लगातार हमारे बीच में ये संवाद रहता था कि भाई लड़कियों के साथ में लड़कियां लड़कियां मतलब, चाहे वो मेरी कजिन हो, चाहे वो मेरे सहपाठी हो, चाहे वो अन्य अन्य कोई मित्र हो, उनके साथ में कैसे व्यवहार करना, कैसी बात बोलनी, कैसी नहीं बोलनी। मैं जब छोटा था, हो सकता है मैं 6 साल का होऊंगा उस समय। अब गांव में थे, और गांव में मेरे मेरे मित्र धर्मीचंद भी हैं, मैं देख पा रहा हूँ उनको मीटिंग यहाँ पे कॉल में। तो गांव में 6 साल की आयु में आप सोचिए कि हम माँ बहन की गालियां बोलना सीख गए, क्योंकि वो बाकी वहां पे जो बच्चे हैं वो भी बोल रहे हैं। 11 कक्षा 11 में जब मैं आया, मैं जो भी उस समय मेरी आयु रही, वहां पे जाके जब मुझे एक्चुअल में समझ आया कि मैं बोल क्या रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या है, यस। तो जैसे ही वो मुझे समझ में आया, तब मेरी मेरे मेरे विवेक ने, मेरी आत्मा ने बिल्कुल मुझे वो वहां पे शट डाउन कर दिया कि नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता, ये मुझे नहीं बोलना है। तो इसमें क्या है कि एक तो आपके ऊपर मतलब परिस्थितियों के कारण कोई चीज आ गई, कोई रील आपने देख लिया, आपको वो आकर्षक लगी, लेकिन आपका अपना विवेक कैसे जागेगा कि खुलकर ये बात करनी होगी। अब जैसे मैंने बताया, मेरी बेटी रजस्वला हुई, अब वो 13 वर्ष की उसकी आयु हो रही है। तो मेरी पत्नी उसके साथ में इन विषयों पर खुल के चर्चा करती है। क्यों? क्योंकि आज आप अगर कोई मूवी देखने बैठे हैं, भले ही वो कार्टून मूवी ही क्यों ना हो, समझो आप कोई एनिमेशन मूवी ही बच्चों के साथ देखने बैठ गए, कोई विदेश की बनी हुई, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ बीच में उसमें किसिंग सीन आ जाएगा। तो फिर समझो किसी का विवाह का सीन आया, कोई क्रिश्चियन चर्च का सीन आया, वहां पे विवाह हो रहा है, अब वो किसिंग सीन आ गया। अब या तो आप ऑकवर्ड फील करो, या तो आप वहां से उठ के चले जाओ, या टीवी चैनल चेंज कर दो, बंद कर दो। लेकिन उससे भी क्या होगा, जो आपने और आपके बच्चे ने एक साथ देखना था वो आप देख चुके। अब इसका हैंडल करने का तरीका ये है कि आप उनके साथ में ओपन बैलेंस कम्युनिकेशन करो, कि वो उनकी एक संस्कृति है, हमारी एक संस्कृति है, वो इस तरह से व्यवहार करते हैं, हम अलग तरह से व्यवहार करते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। तो फिर बच्चे को ये समझ में आने लगता है, और उसके दिमाग में वो गंभीरता धीरे धीरे बनती है। अब हम जैसे जैसे हम अवॉइड करते हैं, जो कम्युनिकेशन हम अवॉइड करेंगे, बच्चा अपने उस क्वेश्चन को, अपनी उस क्वेरी को, या एंजाइटी को, या एक्साइटमेंट को लेके कहीं बाहर जाके पूछेगा। अब बाहर पे हमें पता नहीं कि उसको क्या उत्तर मिलेगा, उसको उसका जो भी मित्र है, उसकी जो भी सहेली है, या कोई और व्यक्ति, वो उसको किस तरह से समझाए, वो हमें पता नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब बच्चे कच्ची उम्र में हैं, तब हम उनसे धीरे 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 खुल के इन बातों पे चर्चा करें। आज वो समय नहीं है कि बच्चे माता पिता की आंख से डर रहे हैं, और जो जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। आज के बच्चे रीजन करते हैं, लॉजिक चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं, तो उत्तर देने पड़ेंगे।
बहुत सही कहा है आप। बहुत सही बताया आपने प्रतीक भाई, बहुत बढ़िया। ठीक सही। प्रतीक भाई, हम्म। आपने जो एक 13 साल में जो बताया कि कला संस्कार सॉरी ऋतु काल में ऋतुकला। आते हैं जी। उसका, हाँ वो, ऋतुकाल। हाँ यस, उसका संस्कार बोलकर आपने अपनी बेटी का किया, जी। जी। वो मेरे को मतलब सही लगा। जी। उसको जी। ऐसे छुपाने जैसा नहीं, बल्कि उसके साथ में सामंजस्य रख कर बच्चे को सब बताना माँ का बिल्कुल। जो कर्तव्य है, कि वो बाद में वो दूसरों से कुछ पूछेंगे, दूसरों उसको क्या जवाब देंगे। सच में ये मेरे को, यह आपका पॉइंट तो, आज जितनी हमारी 45 बहनें जुड़ी है, इसे छिपाने जैसा नहीं। मैंने देखा कि पहले के लोग इस बात को छिपाते थे, बोलते बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल और वो बिल्कुल। बच्चे जानते नहीं थी ये बातों को। तो उसके बाद में जो परिणाम आए हैं, उससे अच्छा है कि इस संस्कार को, 16 संस्कार में जैसे हम हर चीज का संस्कार करें, तो ये घर की, हाँ। हाँ, इसको भी बच्चे को समझाए साथ में उन बातों को। ये मेरे को आपका बहुत सही पॉइंट्स लगा भाई। और बाद में आपने प्रथमता ही जो बहुत सुंदर बोला था, जो मूवीज के देखे गए वे, या उसी के संस्कार हमारे भाई लोगों पर कैसे पड़े, अपनी बेटी के हम्म। गोल के लिए, कि भाई तेरा गोल है वही रहे, ये कितना गलत है। अरे भाई, गोल के साथ में तेरे को इतना तो नॉलेज बचपन में से ही दिया हाँ। जाता है। मेथी पालक कोतंबीर समझती नहीं है, अपनी माँ के साथ इतनी बात नहीं समझ पाई। अरे जी। माँ, वो जैसे भाई से तो आज की लड़कियां हम उम्र पढ़ रही है और कहती है कि भाई साथ में पार्टनर मेरा इस तरह हो कि वो हमारा हाथ बटाए, हाँ। मेरे जैसे, मैं जितनी अच्छी जॉब करती हूँ उतना अच्छा जॉब का हो। बाद में भी उसे एक स्त्री होने के नाते किचन संभालना उसका खुद का परम कर्तव्य है, और कर्तव्य मानना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल। भुलाकर गोल गोल करेंगे तो गलत हो रहा है। ये यह तो इस कला है तरह ना। के, हाँ। बिल्कुल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अपनी पौंडीचेरी बहनों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि इतने सुंदर विषय को आप लोग लेके आए, जो कि अभी की बहुत जरूरत है। इसी तरह आगे के भी कार्य होते रहेंगे। और भाई, आपको भी वंदन करती हूँ कि आपके हर पॉइंट्स, आज जितनी बहनें थी वो सही में आपके पूरे, प्रतीक भाई, आपके पॉइंट, हर एक पॉइंट को आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मंगल बहुत कामना बहुत भाई। अनुसुईया जी, हाँ बहन। ये 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 जो संस्कार है ना, हाँ। मुझे अपने उधर के तो नहीं पता, पर तमिलनाडु में ये संस्कार है बिल्कुल यस, बिल्कुल। ऋतुकाल का। ऋतुकाल बिल्कुल का। दीदी और हमारे, इसका एक और सोच उन लोगों का ये है कि आज हमारे घर में लड़की बड़ी हो रही है, तो हमारे हाँ हाँ, रिश्तेदारों को पता चला कि मेरी बेटी बड़ी हो रही हाँ। है, उन हाँ। यस, तक ये मैसेज पहुंचे। जी। इसका बहुत ही एक बहुत एक हाँ, इसका एक ये भी उसके पीछे ये भी एक उनकी मंशा होती है बताने की कि हमारी बेटी जो है वो मेडिकल फिट है, अब वो यस। माँ बनने हाँ, योग्य है। यस। ये यस हाँ। भी यस, एक उनका वो होता है। तो और यहाँ पर प्यूबर्टी फंक्शन जो होता है ये तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है, बहुत बड़े उसके हमने हमने कुछ YouTube पे वीडियो देखे। हमने पहली बार तो ऐसे ही बाई चांस हम रेस्टोरेंट में थे और किसी का वहां मना रहे थे, तो हमको बड़ा कौतुक हुआ कि ये क्या है। तो थोड़ा पता किया, थोड़ा YouTube पे देखा। कुछ कुछ लोग तो उसमें मतलब हमें विश्वास नहीं हुआ, YouTube पे जो वीडियो देखा, आप आराम से देख के बता सकते हैं कि 20-22 लाख रुपए खर्च कर दिए उस आयोजन में। जी तो क्या इतना बात। उसको बिल्कुल। ग्रैंड स्केल पे भी लोग करते हैं, जिसकी जैसे जितनी क्षमता जैसे हो। आप लोगों के, हाँ, जी, 4 लोग जैसे मिलकर जैसे भी कर सकते मामेरा हैं और होता है ना, बिल्कुल, मामा जो लेकर आता है वस्त्र वगैरह और आभूषण हाँ वगैरह, वो बिल्कुल सब बिल्कुल, गोद कुछ भराई वाला। बिल्कुल हाँ वैसे ही हाँ। मनाया जाता है। ये यहाँ एक पे तरह से विवाह है, जैसे कहते हैं हाँ बच्चे का हाँ। भांजी के प्रति जो एक उनका जो प्रेम है, उसके बड़े होने की जो उत्सव है वो मनाया तो जाता है। तो एक वो क्या भी होता है ना, चीज वो है प्रतीक लड़की का भाई। ट्रांजिशन जो होता है इस मतलब जी अभी तक वो कन्या थी, अब वो कुमारी बन बिल्कुल। रही है, उसका जो ट्रांजिशन है वो उसको मेंटली बहुत इजी हो जाता है। जी यस, बिल्कुल बिल्कुल। पर यहाँ बिल्कुल। पे एक संस्कार और है। जी। ये एक चीज और है, यहाँ पे जब शादी होती है ना, हम्म। तो लड़की लड़के की जो फर्स्ट नाइट होती है, जी। वो लड़के के घर में ना होके लड़की के घर में होती है। तो मैंने अच्छा। किसी से पूछा कि ये क्या जी है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये तो बात। उन्होंने एक बात बोली कि लड़के के परिवार में सब लोग लड़के वाले हैं और हमारी लड़की पहली बार उस घर में जा रही है, वो हम्म। जिसके साथ में है वो बराबर है या नहीं उससे पूछने वाला वहां कोई नहीं है।
तो माँ बाप ये विश्वास करते हैं कि लड़की हमारे घर में रह के, और सवेरे उससे पूछते हैं कि बेटा सब ठीक है क्या, उनको वो संतुष्टि होती है तब वो लड़की को भेजते हैं। बाप रे। अच्छा। तो ये संस्कार भी यहाँ पे है तमिलनाडु में। जी जी। तो आपने आंटी आपने संस्कार की बात की। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे जोड़ देता हूँ और मुझे लगता है कि इस टॉपिक से भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेलेवेंट है। हाँ, मैं और मनीषा मेरी धर्मपत्नी, हम अभी एक छोटा सा कार्यक्रम चला रहे हैं बच्चों के लिए, 5 साल से लेके 12 साल, मतलब प्री टीनेज के जो बच्चे हैं और जो बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, संस्कार लक्ष्मी। तो दक्षिण में आपने सभी ने सुना होगा, और यहाँ पे किसी के घर का मुहूर्त होता है तब अष्ट लक्ष्मी बिठाई जाती हैं। तो कि उसमें धन हो, धान्य हो, ऐश्वर्य हो और परिवार में सुख हो, ये सब उस अष्ट लक्ष्मी के अलग अलग रूप बताए जाते हैं। तो हमने एक 9वां रूप उसमें अपनी ओर से जोड़ा कि संस्कार, जो कि थोड़ा सा अभी धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, मिसिंग है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा लैक कर रहा है कहीं ना कहीं। जो आज स्पेशली जो ये बेंगलोर, चेन्नई या जो भी मेट्रो सिटीज के जो पेरेंट्स हैं, उनमें अपने में भी वो चीजों की थोड़ी कमी है और वो बच्चों से उस तरह से कम्युनिकेट कर नहीं पाते। तो हमने यही एक वीडियो भी बनाया था कि हम आपके बच्चों के दादा दादी, नाना नानी बनेंगे, तो आप 9 घंटे अपने बच्चे के हमें दे दीजिए ऑनलाइन, और हम संस्कार लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से हम उसमें बच्चों को कुछ श्लोक सिखाते हैं, कुछ बातें सिखाते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों को पता चलता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म कितना विराट है, कितना समग्र है, कितनी अच्छी बातें उसमें सिखाई जाती हैं। और इसके माध्यम से बहुत उनकी एक बहुत मैच्योर थॉट डेवलप होती है। क्रिएट होता है, क्रिएट भाई होता है। धर्मीचंद बैठे हैं, उनकी बेटी भी उस कार्यक्रम में भाग ले रही है अभी। तो ये बहुत भी मैं अच्छे एक बताना चाह रहा था कि ये आप हम कर लिंक रहे हैं। भेज दीजिए। जी तो पुष्पा जी को हाँ दे दीजिए। पुष्पा जी अपने जी ग्रुप हाँ में